हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 10 का जो अध्याय 2 है इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। तो देखो, जो प्रश्न संख्या 1 है इसमें बोला गया है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है इसका प्रचलित नाम यानी कॉमन नेम क्या है जिससे ये मशहूर है। तो आपको याद रखना है CaOCl2 का जो प्रचलित नाम है वो है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है MCQ में भी आपको देखने को मिल जाए या फिर 1 नंबर में भी ऐसे भी देखने को मिल जाए। प्रश्न संख्या 2 जो है इसमें बोला गया जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। तो देखो, अम्ल जो है वो अम्लीय व्यवहार तभी दिखा पाएगा जब उसके पास फ्री H+ आयन हो, और H+ आयन जल की उपस्थिति में ही बनते हैं। जब वो सूखा होगा अम्ल तो उसमें से H+ आयन उस तरह से रिलीज नहीं होंगे, इसीलिए वो अम्लीय व्यवहार जल की उपस्थिति में ही दिखाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखोगे कैसे। इसको आपको लिखना है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता, क्योंकि अम्ल को अपने गुण दिखाने के H+ आयन की जरूरत होती है दिखाने के लिए। ठीक है, तो पानी में घुलने के बाद अम्ल से हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन बनते हैं जो अम्लीयता का कारण होते हैं। पानी के बिना अम्ल के अणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और H+ आयन आज़ाद नहीं होते, इसीलिए अम्लीयता का अनुभव नहीं होता है बिना पानी के। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो आपको याद रखना है बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaOH2। ठीक है, ये क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और विरंजक चूर्ण बनाता है। अभिक्रिया यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना, क्लोरीन से इसने रिएक्ट किया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2O बनाया। यही जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये क्या है, ये विरंजक चूर्ण है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4, इसमें बोला गया कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि जो धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। ठीक है, तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये रहा CaSO4 × ½ H2O। अगर मैं इसको पानी के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो जिप्सम बनता है CaSO4 × 2H2O। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, मतलब जहाँ पे नमी ना पहुँचे। तो देखो यार, इससे पिछले में आपने क्या देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर पानी मिल गया यानी नमी मिल गई तो ये जिप्सम बना देगा ना, ये खराब हो जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, कुछ और ही बन जाएगा। तो इसीलिए इसको कहाँ पे रखा जाता है जिसमें नमी ना हो, ऐसे बर्तन में। आर्द्ररोधी बर्तन मतलब जिसमें नमी ना जा पाए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह पानी को सोखकर जिप्सम बना लेता है, और इसे अगर आर्द्रता में रखा जाएगा तो ये जल्दी से ठोस रूप में बदल जाएगा। जैसे जिप्सम बदलेगा ठोस रूप में बदल जाएगा और इसके गुण बिल्कुल ही बदल जाएंगे। ठीक है, तो इसका फिर उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा जिस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको नमी से दूर रखा जाता है। अगला जो क्वेश्चन इसमें बोला गया आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा का जल तो करता है। तो आपको याद रखना है जो अशुद्ध जल होता है, एकदम शुद्ध पानी जो होता है वो विद्युत का चालन नहीं करेगा, क्योंकि वो चालन तभी कर सकता है जब उसके अंदर आयन हो। और जो अशुद्ध जल होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें आयन नहीं होते हैं, फ्री आयन्स उसमें नहीं होते हैं, इसीलिए वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। लेकिन जो वर्षा के जल है उसमें बहुत सारी चीज़ें घुली होती हैं, तो इसीलिए उसमें आयन की उपस्थिति होती है, और आयन की उपस्थिति होने के कारण जो वर्षा का जल है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8, इसमें बोला गया उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दो। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आप जानते हैं अम्ल और क्षार के बीच में होने वाली अभिक्रिया जिसमें जल एवं लवण बनता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर आप लिख पाओगे, जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं उन क्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये एक क्षार है, और HCl ये एक अम्ल है। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड और H2O, यानी कि एक यहाँ पे सॉल्ट यानी कि लवण बन रहा है और पानी बन रहा है, तो मतलब ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, इसी तरह से NaOH जो कि एक क्षार है और HCl जो कि एक अम्ल है, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, NaCl एक सॉल्ट बना और H2O बना। ठीक है, तो ये पहला उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण। ठीक, अगला जो प्रश्न है ये बहुत बार पूछा गया है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग लिखिए। तो जो धोने का सोडा होता है यानी सोडियम कार्बोनेट, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज़ की जो फैक्ट्रीज होती हैं, उद्योग होते हैं, उनमें किया जाता है।
ठीक है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जो बेकिंग सोडा है इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। यह एक एंटी एसिड का भी मुख्य घटक है, ठीक है। जब किसी के पेट में ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो वहाँ पर, ठीक है, जो एंटी एसिड होते हैं उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो बेकिंग सोडा ही होता है, ठीक है। तो ये पेट में जो एसिडिटी ज़्यादा हो गई है उसको उदासीन करता है और राहत पहुँचाता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा राहत। अगला जो क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखो, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, ठीक है, बहुत सारा है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करता है। जो प्लास्टर चढ़ाते हैं ना उसमें मेनली क्या होता है, वो पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में किया जाता है। सजावट एवं सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए कहते हैं। दीवारें, ठीक है, दीवारों पे वो लोग पीओपी करवाते हैं ताकि वो चिकनी हो सके, डिजाइन भी बनवाते हैं, ठीक है ना, छतों पे देखा होगा आपने। अगला है क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है, उदाहरण देकर। तो जल का क्रिस्टलन का मतलब क्या है कि कोई भी सॉल्ट है या लवण है उसके इकाई सूत्र में कितने जल के अणु हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्रिस्टल का जल। जैसे CuSO4 × 5H2O। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने पानी के अणु हैं, 5। तो मतलब इसका क्रिस्टल का जल हो गया 5, ठीक है। तो मतलब कि लवण के अंदर एक सूत्र इकाई में जल के कितने अणु हैं वही उसका क्रिस्टल का जल हो जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट के केस में है 5, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, आप लिखो कैसे, वो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट एक सूत्र इकाई में 5 जल के अणु उपस्थित हैं, तो यहाँ पे क्रिस्टलन के जल की संख्या हो गई 5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 11 प्रश्न समझ में आए होंगे। इनको अच्छे से तैयार कर लेना, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।